बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज की इस वीडियो में हम केम्यू के 2021 के जो कैट हैं उनके अब प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ निकालने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर इंस्पायरेशन से। क्योंकि आप लोगों का नर्सिंग कैट जो केम्यू की तरफ से अरेंज किया जा रहा है पहली बार है, तो उसके लिए दिन भी बहुत कम रहते हैं, तो मैंने समझा कि आप लोगों के लिए इंस्पायरेशन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी निकालूँ। तो इंशाल्लाह आपने तो वैसे भी चैप्टर को रिवाइज किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ निकालने वाला हूँ। तो हमारे पास पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है टिडबिट से। यहाँ पर एडल्ट ह्यूमन के लिए बात की गई है कि वोकल कार्ड डिफरेंट होते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज़ के किस तरह आ सकता है कि मैन का जो वोकल कार्ड है वो लार्ज होता है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लो पिच साउंड। वोकल कार्ड तो लार्ज होता है लेकिन जो पिच साउंड है वो लो होता है, और वोमेन का स्मॉल वोकल कार्ड्स है लेकिन हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ सिंपल सी यही बात यहाँ पर डिस्कस की गई है। हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है टिडबेट में। देयर आर, हमारे पास कितने एल्वोलाई होते हैं हमारे लंग में? 700 मिलियन एल्वोलाई, 700 मिलियन एल्वोलाई होते हैं हमारे लंग्स में। और ये कितना सरफेस कवर करता है? 17 to 90 मीटर। तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि 700 मिलीलीटर एल्वोलाई होते हैं और 70 to 90 मीटर एरिया को कवर करता है। और यहाँ पर एल्वोलाई की जो थिकनेस है, जो एल्वोलाई हमारे बॉडी में, वैसे भी आप जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में गैसेस को एक्सचेंज करता है। और ये कितने सरफेस इसके? 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, और वो है कि एल्वोलाई के वाल में स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल होते हैं और वो क्या करते हैं? सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। सरफेक्टेंट का क्या फंक्शन होता है? सरफेक्टेंट का फंक्शन होता है कि तो सरफेस टेंशन जो है वो कम करता है एल्वोलाई का, और दूसरा ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। जब सरफेस एरिया, जो एल्वोलाई का जो फ्लूइड का सरफेस एरिया है वो जब कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में आसानी की एफर्टलेस, यानी कि विदाउट एनी एक्सपेंडिशन ऑफ मोर एनर्जी हमारी बॉडी में ब्रीथिंग एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन का। तो ये सरफेस एरिया का जो टेंशन है उसकी वजह से सरफेक्टेंट की ये फंक्शन हो गई। और दूसरी जो बात है वो बैक्टीरिया को किल करती है। तो यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं सरफेक्टेंट के बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो है लंग कैपेसिटी से। लंग कैपेसिटी के बारे में आप जानते हैं कि हमारे एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो लंग कैपेसिटी है वो है 5 लीटर। और ये 5 लीटर किस तरह अरेंज की गई है हमारी बॉडी में? पहले तो ये है कि ये टाइडल वैल्यूम में, टाइडल वैल्यूम कैसे कहते हैं? नॉर्मल ब्रीथिंग को। और ये है 0.5 लीटर, हाफ लीटर। और दूसरी जो वैल्यूम है वो है रेसिजुअल वैल्यूम। रेसिजुअल वैल्यूम बाय बर्थ हमारे लंग्स में होती है। हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो इसकी वजह से हमारे लंग्स में हमेशा एक स्पेसिफिक वैल्यूम के साथ एयर रहती है, और वो होती है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो 0.5 और 1.5 लीटर को जब हम ऐड करते हैं तो ये 2 लीटर बन जाते हैं। तो 2 लीटर को हम जब माइनस करते हैं 5 लीटर से 3 लीटर आगे बचता है। तो 3 लीटर का वॉल्यूम कहाँ से आता है? वो जब हमारी बॉडी में फोर्सफुली हम इन करते हैं और आउट करते हैं, फोर्सफुली। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम है फोर्सफुली जब हम इन करते हैं और आउट करते हैं। तो हमारे पास 3 लीटर हो गए। तो 2 और 3 5 लीटर, और ये हमारे लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। तो इससे ज़्यादा हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो आगे नहीं हो सकती, और इतनी ही हमारे लंग्स में वॉल्यूम अंदर आ सकता है और जा सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के से। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पर सिंपल सी बात डिस्कस की गई है कि जब 20% ऑक्सीजन हमारे आसपास के एयर में कम हो जाए तो इसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग डबल होती है। ब्रीथिंग रेट क्यों डबल होती है? ताकि जो 20% बाहर कमी हो गई है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कमी ना हो, तो उसकी वजह से जल्दी ब्रीथिंग हमारे लंग्स करते हैं, तो ये डबल रेट होती है हमारी ब्रीथिंग की। तो एमसीक्यू किस तरह आ सकता है कि कितना, तो जब 20% ऑक्सीजन कम होते हैं तो ब्रीथिंग रेट कितना होती है? डबल, ट्रिपल और नॉन ऑफ दिस, तो हमारी ब्रीथिंग रेट डबल हो सकती है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो यहाँ पर ब्रीथिंग से
आ सकती है। ब्रीथिंग से आ सकती है। किस तरह ब्रीथिंग से आ सकती है? यहाँ पर एक बात बताई गई है टू नर्व्स के बारे में कि हमारी जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो तो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। वो किस तरह कंट्रोल करता है इंटरकोस्टल मसल को और ब्रीथिंग में इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। किस तरह? ये इंटरकोस्टल नर्व के जरिए, यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या कंट्रोल करता है? इंटरकोस्टल नर्व। और डायफ्राम भी तो हमारे ब्रीथिंग में इम्पोर्टेंट अहम अदा करता है। किस तरह रोल अदा करता है? फ्रेनिक नर्व के जरिए। मेडुला ऑब्लिंगेटा कौन कंट्रोल करता है? फ्रेनिक नर्व, जिसकी वजह से डायफ्राम कंट्रोल होता है। तो इंटरकोस्टल मसल को कौन कंट्रोल करता है? इंटरकोस्टल नर्व्स। और डायफ्राम को कौन कंट्रोल करता है? फ्रेनिक नर्व्स। और ये दोनों नर्व्स को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये तो इम्पोर्टेंट है इंस्क्रीज के लिहाज से। यहाँ पर इंस्पायरेशन जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। और एक्सपायरेशन वो तो बगैर किसी एनर्जी के, और ये पैसे प्रोसेस होता है, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज मैंने लिखा है कि इन सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज, जब मस्कुलर की एक्सरसाइज यानी कि जब जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सपायरेशन भी क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है स्क्वीज के लिहाज से। वैसे तो ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन जब हम सिंगिंग करते हैं और स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो ये वॉलंटरी हो जाता है हमारी। और या स्पीकिंग करते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में हो जाती है ब्रीथिंग, यानी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इम्पल्स जो वॉलंटरी कंट्रोल ये कहाँ से जनरेट होता है? तब ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जनरेट होता है, क्योंकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारी वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं ब्रीथिंग को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक्सक्यूज है ये भी आ सकता है कि हमारे जो नोज़ है उससे उसका जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा के नीचे ब्लड कैपिलरीज है, और वो कितना एयर को वार्म कर सकते हैं? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक्सक्यूज के लिहाज से, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को और दूसरी जो इम्पोर्टेंट एक्सक्यूज है बताता चलूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सक्यूज को देखा, यहाँ ये है, यहाँ पर जो है ब्रोंक्यूल्स। वैसे तो हमारे जो ट्रिकिया है, ब्रोंकाई है, ये सारे कार्टिलेजिनस है, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के यहाँ पर फर्स्ट एयरवे ब्रांच दे डू नॉट कंटेन कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल जो है इसमें कार्टिलेज नहीं होते, कार्टिलेज नहीं होते। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से। हमारे जो ट्रिकिया है, ब्रोंकाई है, तो उसमें तो होते हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में है, जो ब्रोंक्यूल जो है उसमें कार्टिलेज जो रिंग है वो नहीं होता। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये है इसके जो सेल है वो क्या है? सेलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, सेलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सेलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और एलोलाई की जो सेल है स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल से यहाँ पर आप लोगों के लिए आसान किया है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की शक्ल में 97% होता है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आसान किया है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन कितना ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97%। और डिजॉल्व शक्ल में प्लाज्मा में कितना होता है? 3%। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, वो कितना ऑक्सीजन ले जा सकते हैं हमारी बॉडी में? 4। 1 hemoglobin can combine with the 4 oxygen molecule with the help of which enzyme? Carbonic anhydrase। और यही बात यहाँ पर बताई गई है, 1 hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule and with the help of carbonic anhydrase। और इसके अलावा यहाँ पर बात डिस्कस की गई है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की वो कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के साथ मिल सकती है, यानी कि 1 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो सकती है, तो इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और ये लिक्विड शक्ल में
20 मिलीलीटर होते हैं 100 मिलीलीटर ब्लड में हमारे बॉडी में। तो ये हो गई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज डैश इज व्हाट इज 20 मिलीलीटर। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर की एयर में या हमारी बॉडी में, उतना ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे जो आर्टेरियल ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 20 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर ब्लड में। और ये कब होती है? जब 100% सेचुरेशन होती है और 100 mmHg प्रेशर होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 100 सेचुरेशन में और 100 mmHg प्रेशर में 20 मिलीलीटर होता है। लेकिन हमारी बॉडी की तो सेचुरेशन 100% नहीं हो सकती, तो कितना होती है? 97% सेचुरेशन और 95 mmHg प्रेशर। तो इसलिए 20 से कम होकर 19.4 मिलीलीटर पर आ जाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। यहाँ पर बताया गया है कि 15 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड में। इससे ये पता चल गया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइन हो सकता है कितने मिलीलीटर के साथ? 1.34 मिलीलीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से। तो हमारे पास 15 ग्राम मिलीलीटर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है ऑक्सीजन? 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो गई। लेकिन नॉर्मली तो क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सिचुएशन 97% है, 95 mmHg प्रेशर है, तो ये 19.4 पर आती है। और ये तो हो गई आर्टेरियल ब्लड में। अभी जब आर्टेरियल से विनस में आ जाता है तो ये और भी कम हो जाती है। ये 19.4 से आकर 14.4 मिलीलीटर पर आ जाती है। क्योंकि 75% सेचुरेशन के साथ और 40 mmHg प्रेशर के साथ। क्योंकि यहाँ पर सेचुरेशन कम है और प्रेशर भी कम है, तो इसकी वजह से 14.4 मिलीलीटर पर ये कंसंट्रेशन आ जाते हैं विनस ब्लड में। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसके लिहाज से। और यही बात यहाँ पर बता दी गई है, ये आप देख सकते हैं 14 ऑफ ऑक्सीजन इतना सेचुरेशन के साथ, इतना प्रेशर के साथ। और ये क्यों और कितना आ जाता है 19.4 से 14.5 मिलीलीटर। तो ये 5 मिलीलीटर जो बढ़ जाता है वो रिलीज होता है टिश्यू को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन को। तो 5 मिलीलीटर ये ऑक्सीजन रिलीज होता है टिश्यू को। तो इससे पता चल गया कि 19.4 मिलीलीटर ब्लड से ऑक्सीजन से आकर आर्टेरियल ब्लड में 14.4 मिलीलीटर विनस में आ जाता है। तो 5 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज हुआ। तो ये तो हुआ हमारे पास विनस ब्लड में। तो एक्सरसाइज में फिर ये कंसंट्रेशन फिर चेंज होती है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज में क्या होता है। एक्सरसाइज में ये ब्लड जो है ऑक्सीजन की लेवल और कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है टिश्यू को, तो इसलिए अब ये 19.4 मिलीलीटर 14.4 मिलीलीटर के बजाय 4.4 मिलीलीटर अब विनस को वेसल को मिलती है। क्योंकि अब ज़रूरत होती है टिश्यू को ऑक्सीजन की, तो 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन अब टिश्यू को मिलना शुरू हो गई। तो ये तो हो गई कि हमारे बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान विनस को कितना ब्लड मिलता है? विनस को मिलता है 4.4 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो कितना टिश्यू को मिल गया? 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। तो यही सारी बात यहाँ पर बता दी गई कि विनस ब्लड में ब्लड के ऑक्सीजन की लेवल कम होकर 4.4 मिलीलीटर पर आ जाता है और 20 सेचुरेशन के साथ और 18 mmHg प्रेशर के साथ। ये तो हो गई एज ऑक्स हीमोग्लोबिन की सर में ये सारी बातें, और एक्सरसाइज की भी बात हो गई। अभी मैं आपको ये 3% प्लाज्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। 3% प्लाज्मा में किस तरह? पहले तो हमारी बॉडी में प्लाज्मा के नॉर्मल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है वो है 0.29 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ब्लड में। और ये कम होकर जब वेनस में आ जाता है तो ये 0.12 पर आ जाती है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है कि आर्टेरियल ब्लड में 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्लाज्मा की शक्ल में आकर वेनस ब्लड में 0.12 में आ जाती है। तो कितना रिलीज होता है टिश्यू को? 0.12।
तो आर्टरी ब्लड में कितना रिलीज होता था विदाउट एक्सरसाइज टिश्यू को, तो वो था 5 मिलीलीटर। 5 मिलीलीटर एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मा से 0.12 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज होता है। तो ये तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से रिलीज होता है टिश्यू को, और ये प्लाज्मा 3% से रिलीज होता है टिश्यू को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इंशाल्लाह आप लोगों ने सीखा। और यही बात सारे यहाँ पर डिस्कस की गई है कि यहाँ पर 29 मिलीलीटर नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है 3% की शक्ल में, और ये आ जाती है 0.12 पर, तो 0.70 मिलीलीटर ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू को बाई ईच 100 मिलीलीटर पर साइकिल। तो ये बात बता दी गई है। तो इंशाल्लाह आपको ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के बारे में पता चल चुका होगा, और अगर समझ ना आई हो तो फिर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बायोकार्बोनेट आयन जो है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड 70% ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा जो है एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो है 23%। और तीसरा जो है वो पेरोडिजोल्व प्लाज्मा में फिर कम है, सबसे कम 7%। तो ये तो आप लोगों को इसका पता चल चुका होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है इज अ बाइकार्बोनेट आयन 70%, और इज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23%, और तीसरा जो है 70% प्लाज्मा। तो अभी हम इसको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को है उसको उठाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं कार्बोनेट आयन, तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से कार्बोनेट जो है ये फिर डिवाइड होता है हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन में। बाद में ये हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है। ये सारा प्रोसेस है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बात बताई गई है कि एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है तो बिल्कुल पीएच तो डिक्रीज़ होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इस तरह नहीं होता क्योंकि हीमोग्लोबिन बफर सॉल्यूशन हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने बनाया है ब्लड में, तो इसकी वजह से एसिड इंक्रीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दी गई है कि जब बाइकार्बोनेट आयन हमारे रेड ब्लड सेल से डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज तो फिर कम होता है, तो उसकी वजह से फिर क्लोराइड जो आयन है वो दोबारा डिफ्यूज़ होता है रेड ब्लड सेल में, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड के प्रोटीन की वजह से होता है जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर होता है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आयन बाहर आता है और क्लोराइड आयन अंदर जाता है, तो इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैम्बर्गर फिनोमिना कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिना इज द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये तो हो गई बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है हमारी बॉडी में। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो है एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23% हमारे बॉडी में एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये किस तरह होता है मैं आपको बता चलूँ कि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है टिश्यू में ब्लड से बाहर, तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है 23% कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है हमारी बॉडी में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में टिश्यू की बजाय ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक फिनोमिना है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23% की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में है वो है 7%। और दिस इज द रेयर एफिशिएंट वे टू कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड बट इट डज अकर। ये बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हुआ सारा फिनोमिना हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो है कहाँ से आ सकते हैं ये ओटाइटिस मीडिया को आप जानते होंगे कि ओटाइटिस मीडिया का क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि ट्यूब की जो पोजीशन है
वो चेंज होती है, तो उसकी वजह से प्रेशर इंटरनल मिडल ईयर पर पड़ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड ब्राइटिस मीडिया। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 80% ऑफ द केसेस अटेंडिस मीडिया क्लियर विद इन 3 और 4 डेज विदाउट ट्रीटमेंट। विदाउट ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट इसकी खुद ब खुद हो जाती है। और मैं आपको बता चलूँ कि सीवियर मिडल ईयर पेशेंट ट्यूब में हम द ट्यूब इज कॉल्ड ग्रोमेट्स और टेम्पेनेस्टोमी। ग्रोमेट्स और टेम्पेनेस्टोमी किसे कहते हैं? जब बहुत ही सीवियर मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से टेनी ट्यूब इंजर्ट किया जाता है ताकि ड्रेनेज करे। और इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, यानी कि सर्जरी की जा सकती है ट्यूब के बगैर, तो उसे कहते हैं मैरेंगोटोमी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। न्यूमोनिया कैसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलर वॉल एंड द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड एंड प्लस पस इन द एल्वोलर सैक। और देयर आर 30 डिफरेंट काजेज ऑफ द न्यूमोनिया। 30 डिफरेंट काजेज हैं न्यूमोनिया के, ये भी आपको याद होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस के टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं 15% पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस के अलावा ये बीमारी भी पाई जाती है लिम्फ नोड्स की, जेटिट्रैक्स की, बोन्स की, जॉइंट्स की। यानी कि पेशेंट जो ट्यूबरकुलोसिस का होता है वो उनको इस जेटिट्रैक, बोन, जॉइंट एंड लिम्फ नोड्स की भी डिजीज़ होती है। और ये कितनी इसकी शरह है? 15% ऑफ द पेशेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। और ये ट्रीटमेंट जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी याद रखिए कि isoniazid and rifampicin are the most common drugs used for the tuberculosis। ये important है, isoniazid और rifampicin। और इसके अलावा लंग कैंसर एक इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत कॉमन होते हैं लोगों में लंग कैंसर, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि म्यू नर्सिंग कैट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ है कि आप नर्सिंग कैट को अच्छी मार्क्स से पास करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।